हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 यानी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। और इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इस टॉपिक के अंदर वो कवर करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट्स की हम लोग प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो AS 13 दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो इस एस में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग सीखते कि कैसे करी जाती है। तो पहली बात तो हमें समझनी होती है कि व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम लोग होल्ड करते हैं टू अर्न इनकम। टू अर्न इनकम। अब इनकम हो सकती है कई प्रकार की। इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। इनकम कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम। जैसे कि डेट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट इनकम आती है। इसके अलावा इसके अलावा इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी जब हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें डिविडेंड वगैरह मिलता है। या फिर जो आपकी इनकम होती है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अगर आप लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हो वहां पर रेंटल इनकम आती है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग होता है। अब बाकी AS 13 के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इन्वेस्टमेंट की क्या क्लासिफिकेशन होती है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो AS 13 के हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है करेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है विच इज रेडिली रिलाइजेबल। इसको आप फटाफट से रियलाइज करा सकते हो, सेल कर सकते हो, मतलब ऐसे समझ लो इसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा इट इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन, ऐसे लिख देते नॉट मोर देन 12 मंथ्स या 1 ईयर, आप कैसे भी लिख लो। मतलब हमारी इंटेंशन है कि हम इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे। और ये 1 साल जो गिना जाता है, ये गिना जाता है फ्रॉम एक्विजिशन डेट। जिस दिन से हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी उस दिन से देखा जाता है। इंटेंशन हमारी क्या है ये देखी जाती है कि अगर 1 साल के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, खत्म कर देंगे, तो दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट करेंट इन्वेस्टमेंट। जो करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको ही बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आती वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है। तो आप डेफिनेशन अपने आप बना के उल्टा लिख सकते हो। करेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा जो वहां पे हम लिखते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बन के आ जाती है, ठीक है ना। अब वंस हमने ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगराइजेशन कर ली, अब हमें देखना होता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहता है। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, किस वैल्यू पे शो करते हैं। अगेन यहाँ पे हमें ये समझने के लिए दो तरह की इन्वेस्टमेंट अपनी जो है दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनकी अलग अलग बातें करनी पड़ती है। करेंट इन्वेस्टमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल रखा है कि आपको कैरी करना है, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। तो यानी कॉस्ट या फेयर वैल्यू जिसमें से भी लोअर होगा उसको आपको दिखाना है, उस वैल्यू पे दिखाना है आपको अपनी करेंट इन्वेस्टमेंट को, है ना। यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब सिंपली होता है, फेयर वैल्यू का मतलब आप मार्केट वैल्यू भी सोच सकते हो, आप इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी सोच सकते हो, है ना। तो वो इस तरह से लिख देगा, मार्केट वैल्यू बता देगा आपको क्वेश्चन वगैरह में, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है, राइट। अच्छा ये जो हमें लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू लेना होता है इसको हमें इंडिविजुअली लेना होता है। मतलब हमारी जितनी भी करेंट इन्वेस्टमेंट्स है उनको अलग अलग देखना होता है कि भाई फलाना इन्वेस्टमेंट नंबर 1 की कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर लोअर क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट 2 की क्या है, इन्वेस्टमेंट 3 की क्या है, अलग अलग हमें डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, कभी अगर आपकी कॉस्ट से कम हो जाती है, मानो फेयर वैल्यू लोअर आ जाती है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है, तो अगर कोई वैल्यू में गिरावट होती है इन्वेस्टमेंट की, तो अगर कोई रिडक्शन वगैरह होती है, तो उसको हम लोग चार्ज करते हैं पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज इट इज अ लॉस। और इसी तरह से अगर सब्सिक्वेंटली आपने इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दी थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर हम लोग इसको क्रेडिट कर देते हैं टू पीएनएल। उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते, भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो पीएनएल में डाल दिया, वही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी तो उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम अप टू कॉस्ट ही बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट से ऊपर नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम कभी भी कैरिंग अमाउंट हमारी करेंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं होगी। उससे कम हो जाएगी अगर फेयर वैल्यू कम है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फेयर वैल्यू कम पे लेके आ गए आप और सब्सिक्वेंटली बढ़ गई वैल्यू, तो आप बढ़ा सकते हो पीएनएल में क्रेडिट करके, लेकिन अप टू सिर्फ कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर नहीं लेके जाना हमको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी होती है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैरी करना होता है एट कॉस्ट। यहां पे भी वही बात है भाई कि सारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को आपको इंडिविजुअली डिटरमाइन करके लेना होता है, सेम थिंग, ठीक है ना। लेकिन क्या सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे चलेगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या वो कभी कम नहीं होगी? बिल्कुल कम हो सकती है, ठीक है ना। तो वैल्यू जो है ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कम हो सकती है इन केस ऑफ, जो बोला हुआ है हमें, अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। तो यहां से केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन, या सिंपल भाषा में आप परमानेंट डिक्लाइन भी बोल सकते हो। तो अगर डिक्लाइन जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट एक तो बहुत बड़ी है, और बहुत ऐसी रीजन से जो आपको दिख रहा है कि ये वापस ऊपर नहीं आ सकती, तो इसी को बोल दिया अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। एक तो नॉर्मल उतार चढ़ाव चलते रहते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसी खबर आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें पता है कि अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगता है कि बिल्कुल अब परमानेंटली गिर गई, अब वापस नहीं आएगी, उस केस में फिर आप इन्वेस्टमेंट की, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरा सकते हो। और अगेन अगर ऐसी गिरावट होगी, तो आप फिर उस केस में वंस अगेन पीएनएल में चार्ज कर सकते हो, मतलब कर दोगे, है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट होगी तो इसको भी आप पीएनएल में चार्ज कर दोगे। अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी बिकॉज ऑफ अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम इस गिरावट को रिवर्स भी कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली रिवर्स भी कर सकते हैं। कब रिवर्स कर सकते हैं? अगर हमें दिखता है कि वापस से भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, देयर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू, देयर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू, या फिर रीजन जो है फॉर रिडक्शन, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जिस कारण से आपको लगा था कि भाई जो गिरावट है वो अब अदर देन टेम्परेरी नेचर की है, वो कारण ही अब बचा नहीं, वो इररेलीवेंट हो गया। कुछ भी मानो न्यूज आई थी, कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज आई थी, बट बाद में पता लगा फॉर एग्जांपल वो न्यूज झूठी थी या गलत थी या जो भी है, या फिर वो रेक्टिफाई होगी जो भी बातें थी, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। तो ऐसे केसेस में फिर वापस से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, उस केस में आप गिरावट को रिवर्स भी कर सकते हो। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई रिवर्स करते वक्त ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कॉस्ट तक ही आ सकती है, यहां पे भी वही बात है, ठीक है ना। ये आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज हो गई, प्लस उसकी कैरिंग अमाउंट कैसे लेना ये हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म होता है विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी इन लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट इन ओन यूज, मतलब हम अपने बिजनेस के यूज में नहीं कर रहे, फिर भी हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है, तो उस केस में उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में हो सकता है उसको, उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेंट वगैरह पे चढ़ा दे, जो भी कर दे, बट ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये हमारी फिर पीपीई में नहीं आती है, फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में नहीं आती, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और उसको अपने खुद के ही बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर वो आपकी नॉर्मल लैंड एंड बिल्डिंग ही होती है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही आती है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बोल रखा हमारे एएस ने कि इसके हमें अकाउंट करना होता है, इट इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल ऑफ AS10।
अब वो AS10 में आप जो पढ़ते हो ना अलग अलग कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो उसमें जो कॉस्ट मॉडल वाला पार्ट पढ़ते हो उसी पे आपको अकाउंटिंग करनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की। AS13 ने इसकी अपनी अकाउंटिंग नहीं बताई, उसने बस ये बोला कि AS10 में जो कॉस्ट मॉडल आप लगाते हो वही आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लगाना है। ठीक है ना, तो ये बस छोटी सी एक बात होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है जो हमें अगेन जो हमारे केस स्टडी वगैरह के लिए रेलिवेंट होता है और कभी कभी बड़े क्वेश्चन में भी इसका यूज आ जाता है, दैट इज रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर दो बातें हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट आपकी करंट इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसको रिक्लासिफाई करके या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, या उल्टा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, आपने रिक्लासिफाई करके इसको करंट इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो करेंट इन्वेस्टमेंट को आपने रिक्लासिफाई कर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने उसको रिक्लासिफाई कर दिया करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो यहां पे क्या क्या आपको काम करना है या किस बात का ध्यान रखना है? तो पहली बात करते हैं, अगर करेंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई हो रहा है टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो फिर इसमें हमें याद रखना है कि इट इज ट्रांसफर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एक एंट्री क्या होगी भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी मतलब इस तरह की एंट्री हो जाएगी कुछ। ठीक है, लेकिन ये जो एंट्री करेंगे इसमें अमाउंट क्या लिखना है हमको, कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी लोअर है सेम। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट में हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, इट इज ट्रांसफर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई हो रहा है तो हमको क्या लेना है, हमें लोअर ऑफ कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट लेना है। तो बस ये याद रखना, करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई हो रहा है तो क्या लेना है, लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है, रिक्लासिफाई हो रहा है, तो हमें क्या लेना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना, चलो इसके बाद फिर मेन आपका अकाउंटिंग पोर्शन आता है। मेन आपका अकाउंटिंग पोर्शन होता है, हमें दो तरह की अकाउंटिंग सीखनी होती है। AS13 में हम दो तरह की अकाउंटिंग सीखते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह की इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर्स वगैरह में। ठीक है ना, तो ऐसे बोल देते हैं, एक आपका होता है इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह की चीज। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। मेन क्वेश्चन जो हमें करने होते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं करेंगे, फॉर्मेट एक बार देख लेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वही टी शेप्ड अकाउंट बनता है, टी शेप्ड अकाउंट बनता है। इसमें वही पहला डेट का कॉलम आ जाता है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाता है, फिर तीन कॉलम इसमें अलग से बनते हैं। एक कॉलम बनता है नॉमिनल वैल्यू या नंबर का, ये आपके ऊपर है। जनरली नॉमिनल वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, नॉमिनल वैल्यू नंबर का ले सकते हो। एक कॉलम हमारा इंटरेस्ट का बनता है, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट की कमाई होती है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए एक कॉलम इंटरेस्ट का बनता है और फिर एक कॉलम कॉस्ट का बनता है। सेम आपका क्रेडिट साइड भी, सेम थिंग आपकी क्रेडिट साइड भी बनती है, ऐसा आपका फॉर्मेट बनता है। ठीक है ना, अब जब इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो हमें याद रखना होता है कि पहली बात, इसमें जो भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में हमें देखो नॉमिनल वैल्यू या जो भी है वो तो हम लिख ही लेंगे, कॉस्ट भी जो भी होगी, वैल्यू जो भी होगी वो भी हम लिख लेंगे। मेन है इंटरेस्ट वाला कॉलम, इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि भाई एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस, चाहे ओपनिंग बैलेंस हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस, उस दिन हमें अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में लिखना पड़ता है। वो ऑफ कोर्स क्वेश्चन वगैरह में आप देखते हो कैसे है, बट जितने भी महीने का एक्रूड इंटरेस्ट है उतने महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में लेना होता है। बिकॉज आपको पता है इंटरेस्ट होता है, एक रेट होता है, इसमें फिक्स्ड पर एनम रेट होता है, पर एनम
फिक्स्ड इनकम मिलती है इसके अंदर, तो आप इसमें मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जितना भी एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो हमको यहाँ पे लेना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब हम परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट, जब भी हम परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो हमें कॉस्ट निकालनी होती है कि किस कॉस्ट पे, क्या कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज करी उसकी कॉस्ट क्या है। उसके लिए क्या तरीका होता है, हमें लेना होता है परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट। अगर आपको परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट दिया है तो इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है प्री एक्विजिशन पीरियड का। प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट हमको इसमें माइनस करना होता है। तो ये माइनस करके हमारी आ जाती है परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। तो कहानी ऐसी होती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, डेट सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स जैसे, तो जितना भी उस पे एक्रूड इंटरेस्ट है डेट ऑफ परचेज पे, उतना एक्रूड इंटरेस्ट भी एक तरह से हमें खरीदना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट अब मिलेगा बाद में मेरे को, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो तो प्री एक्विजिशन पीरियड का है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट तो उतना ही इंटरेस्ट है जितना मैंने खरीदा, जब से मैं जो कमा रहा हूं वो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन मानो मैं ऐसी डेट पे खरीद रहा हूं जिस डेट पे कुछ ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है लेकिन वो मिला नहीं है, तो होगा क्या, जिससे मैं खरीदूंगा उसको बाद में इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो वो मुझसे आज ही ले लेता है कि भाई इस पे इंटरेस्ट इतना एक्रूड है तो वो भी तुम मेरे को दे दो। तो इसलिए हम लोग खरीदते वक्त इंटरेस्ट जो प्री एक्विजिशन पीरियड का होता है वो भी देते हैं। तो इसलिए परचेज प्राइस कभी कभी हो सकता है वो दे विच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट पार्ट। ऐसे परचेज प्राइस को बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। या हो सकता है कि परचेज प्राइस ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट ही हो, यानी जिसमें से एक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस हो रखा हो, तो वो भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हमको अगर परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट दिया है, उसमें से पहले इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन पीरियड का माइनस करना है, इट इज नथिंग बट एक्रूड इंटरेस्ट जो है, और फिर आपका परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। हो सकता है आपने कुछ परचेज पर टैक्सेस पे कराओ, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है आपने ब्रोकर का कोई ब्रोकरेज दिया हो, कोई एजेंट वगैरह के थ्रू खरीदा हो, उसका कमीशन वगैरह हो, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है आप कोई स्टैम्प ड्यूटी दे हो, कोई आप लीगल एक्सपेंसेस दो, मतलब रिलेटिंग टू परचेज, इस तरह के खर्चे होते हैं। स्पेशली अगर हम मार्केट वगैरह से खरीदते हैं तो इस तरह के और एडिशनल खर्चे आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट के थ्रू जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर खरीदते हैं तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसे एक्सपेंसेस है जो भी गिवन होंगे वो आपको ऐड करने, ऐड करके आपका कॉस्ट निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब परचेज करते वक्त ये वाला जो आपने इंटरेस्ट निकाला प्री एक्विजिशन पीरियड का, ये आप अपने अकाउंट के अंदर, जैसे यहां पे लिखोगे आप टू बैंक, अब डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिखोगे टू बैंक, तो आपको यहां पे इंटरेस्ट के अंदर लिखना होता है कि भाई कितना इंटरेस्ट इसमें बनता है। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट हो कम इंटरेस्ट हो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पे नोट करना होता है, लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये बातों का ध्यान रखना है। सेम थिंग सेल पे भी होती है, बस याद रखना, सेम थिंग सेल पे भी होती है। अब जब हम बेचते भी है, कभी कभी हम बेचते भी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल के टाइम भी हमको एक तो पहले हमें निकालना होता है कि भाई प्रॉफिट या लॉस कितना है सेल का। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दो बातें हो सकती है, हो सकता है वो फीफो मेथड बोले, हो सकता है वो वेटेड एवरेज मेथड बोले। फीफो मेथड मतलब वही पहले जो पुरानी सबसे होगी इन्वेस्टमेंट वो पहले बिकेगी, तो अकॉर्डिंगली आपको फीफो मेथड के हिसाब से देखने पड़ेगा कि आपने कितनी कैरिंग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बेचा, या वेटेड एवरेज से आपको निकालना पड़ेगा आपने कितनी कैरिंग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बेचा। फिर वही जैसे आप नॉर्मली करते हो, बचपन में भी करते थे डेप्रिसिएशन वगैरह के चैप्टरों में, आपको सेल वैल्यू से कंपेयर करना होता है। अकॉर्डिंगली आपको सेल वैल्यू से कंपेयर करके चेक करना होता है कि भाई आपका प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा सेल के टाइम भी वही होता है, हम जब बेचते हैं तो जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होता है एज ऑन द डेट ऑफ सेल, हमको वो भी मिलता है। तो अगेन यहाँ पे जब आपको नेट सेल प्रोसीड्स निकालनी होती है तो आपको वही चेक करना पड़ेगा, आपको पहले सेल वैल्यू ले आना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट वाले पे, और अगर कोई आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, मानो इसमें भी कोई ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे हो, तो वो अब आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपकी सेल वैल्यू जो आपको मिल रही है उसको कम करेगा। तो कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन,
कोई एसटीटी वगैरह आप पे कर रहे हो, कोई लीगल एक्सपेंस, जो भी इस तरह के खर्चे आप पे कर रहे हो, ये आपको माइनस करने पड़ेंगे अगर जो भी पे कर रहे हो तो। ठीक है ना, तो ऐसे आपका यहां पे काम चलता है। इसके अलावा अगली जो बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है वो होती है इंटरेस्ट की डेट्स। क्वेश्चन वाला आपको इंटरेस्ट की डेट्स बताता है कि भाई हम इन डेट्स पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जब भी इंटरेस्ट की डेट आती है आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ता है। आप इंटरेस्ट में लिखते हो बाय बैंक, और जो वो इंटरेस्ट वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर आप लिखते हो। तो इंटरेस्ट की डेट्स पे आपको इंटरेस्ट जो रिसीव हो रही है उसकी सारी आपको दिखानी पड़ती है चीजें, मतलब आपको इंटरेस्ट का यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। लास्ट में जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो तो क्लोजिंग बैलेंस में वो आपको क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि करेंट इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो सिंपल जो कॉस्ट होगी वही आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब उसमें फीफो वेटेड एवरेज वाला चक्कर चलता रहेगा। कभी अगर हो सकता है वो करेंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो करेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको मार्केट वैल्यू भी दे रहा है तो आपको वही चेक करना पड़ेगा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर वाली बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो क्लोजिंग बैलेंस में डालते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। फीफो है कि क्या है, वेटेड एवरेज है, और दूसरा टाइप क्या है भाई, करेंट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। करेंट इन्वेस्टमेंट है तो बहुत चांस की बात है वो आपको मार्केट वैल्यू भी देगा लास्ट डेट की, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा वही फेयर वैल्यू या कॉस्ट विच एवरेज लो, लोअर वाला आपको लेना पड़ेगा। अगर जो तो कॉस्ट ही आपकी लोअर आती है तो फिर आपका ये जो कॉस्ट वाला कॉलम है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू लोअर आती है तो उस केस में आपका हो सकता है मार्केट वैल्यू लोअर आए तो फिर आपका यहां पे कुछ बैलेंस बच जाएगा कॉस्ट वाले कॉलम में, उसको आपको लिख देना होगा। यहां नहीं बचेगा, सॉरी यहां बचेगा, क्रेडिट साइड पे बचेगा, इसको आपको लिख देना होगा बाई पीएनएल। ये बेसिकली रिडक्शन इन वैल्यू हो जाएगी जो हमने बात करी थी कि बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो वो हमने पीएनएल में डाल दिया। और इसी तरह से इंटरेस्ट कॉलम पे जो आपका बैलेंस बचेगा, इंटरेस्ट कॉलम में जो बैलेंस बचेगा वो इधर बचेगा, तो उसको आप पीएनएल में लिख दोगे बिकॉज इंटरेस्ट इनकम है ना, तो इनकम अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो आप पीएनएल में लिख दोगे। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के केस में। तो आई वुड सजेस्ट आप इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे कैसे आपका काम होता है। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज होती है या इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सिंपली मैं बोल देता हूं शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, बट उस केस में मतलब क्वेश्चन में ज्यादातर वो इक्विटी शेयर्स ही होता है। तो पहली बात, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो यहां पे डिविडेंड की बात होती है, इंटरेस्ट की जगह हम डिविडेंड की बात होती है, और ये फिक्स्ड नहीं होता, ये फिक्स्ड नहीं होता, राइट। अब जब हमने बोल दिया कि डिविडेंड इसमें फिक्स नहीं है, जैसे इंटरेस्ट पर एनम फिक्स होता है, वो फिक्स नहीं है, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड डिविडेंड। जैसे बॉन्ड्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट एक्रूड देखना पड़ता है ओपनिंग क्लोजिंग डेट पे, परचेज सेल पे, या ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता, इस मामले में बढ़िया होता है। ठीक है ना। अब जो डिविडेंड इनकम होती है, यहां पे डिविडेंड इनकम दो तरह की होती है। हम बोलते हैं डिविडेंड या तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है या तो डिविडेंड आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब डिविडेंड उस पीरियड का मिला जिस पीरियड में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी नहीं हुई थी, हम शेयर होल्डर नहीं थे, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं ली रखी थी। और पोस्ट एक्विजिशन मतलब उस पीरियड का डिविडेंड मिला जिस पीरियड में हम इन्वेस्टमेंट खरीद चुके थे। ठीक है ना। जनरली लास्ट ईयर का जो फाइनल डिविडेंड होता है वो हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही ले लेते हैं बिकॉज लास्ट ईयर हम लोग शेयर होल्डर नहीं थे। लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड मिलता है जनरली तो उसको हम एज अ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ले लेते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन की कहानी से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डिविडेंड प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन है। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है तो उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मल है कि भाई उसको आपको एज अ इनकम ट्रीट करना है। तो अगर जर्नल एंट्री के फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम अकाउंट। लेकिन अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है तो यहां पे हमारे AS13 ने बोल रखा है, और इसको हम लोग आगे के बहुत सारे कंसोलिडेशन वगैरह के चैप्टरों में भी बहुत यूज करते हैं कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हमें एडजस्ट करना होता है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान रखनी है, यहां पे एएस ने बोला हुआ है कि आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना होता है। यानी अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो जब खरीदी होगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा, फिर हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो बेसिकली हम अपनी कॉस्ट से कम कर देते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड को। हम एक तरह से मान लेते हैं इट इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कि एक तरह से एक रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये S13 ने बोल रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं, जैसे एक होता है राइट शेयर्स का, राइट इशू का, या फिर बोल सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि राइट इशू करती है कंपनी। तो हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, उसमें हमें राइट इशू का ऑफर मिला। तो अब राइट शेयर्स में दो बातें हो सकती है, या तो हम लोग राइट इशू को सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, या फिर दूसरा होता है कि हम राइट्स जो है उसको हम बेच देते हैं मार्केट वगैरह में, सेल ऑफ राइट्स, इसको रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। मतलब या तो हम राइट को सब्सक्राइब कर देंगे या राइट को बेच देंगे मार्केट में। जब राइट को सब्सक्राइब करते हैं तो इसको आपको नॉर्मल एज अ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही लेना होता है, नॉर्मली परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना होता है। तो जस्ट लाइक नॉर्मल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही रिकॉर्ड करना होता है। और अगर राइट को हमने सेल करा तो सेल प्रोसीड्स जो हमें मिलती है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं इन P&L एज इनकम। इसको हम बस इनकम की तरह मान लेते हैं। तो भाई राइट आया, मेरे पास अधिकार आया, मैंने वो बेच दिया मार्केट में, मुझे पैसा मिल गया, तो इसको इनकम की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं कि भाई ये इनकम है, तो इसको P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट का एक स्पेशल केस भी होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लूंगा। वो स्पेशल केस क्या होता है वो लास्ट में कर लूंगा। बट सेल ऑफ राइट एज अ जनरल रूल आपका क्या है कि भाई बड़े क्वेश्चनों में आपको एज अ P&L में इनकम में डालना होगा, लेकिन इसका स्पेशल केस होता है, उसके ऊपर भी आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है इनफैक्ट आपके स्टडी मटेरियल में, वो भी आप करके जाना जरूर। तो वो स्पेशल केस बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे दूसरी जो बातें होती है वो होती है बोनस इशू की। बोनस इशू मतलब बोनस शेयर्स मिलते हैं हमको। यहां पे कोई दो बातें नहीं होती भाई, यहां पे मतलब क्या है कि फ्री में हमें शेयर्स मिल जाते हैं। तो बोनस शेयर्स में हमें क्या करना होता है अभी बता देता हूं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो, तो पहली बात शेयर्स के केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनती है, कुछ हद तक वैसी ही बनती है, तो एक ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में एक डेट का कॉलम आ जाता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाता है, फिर वही या तो नॉमिनल वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपको सर लगे वो उसका एक कॉलम हो गया। इंटरेस्ट कॉलम की जगह डिविडेंड का कॉलम आ जाता है और बाकी कॉस्ट का कॉलम आ जाता है। क्रेडिट साइड सेम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इतना फर्क हो जाता है, मेन फर्क क्या आता है कि यहाँ पे हम डिविडेंड का कॉलम बनाते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट का कॉलम, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की बात होती है। तो जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हम खरीदते हैं तो यहाँ वही टू बैंक करके लिखते हैं, जितने भी नॉमिनल वैल्यू नंबर के लिखे खरीदे हमने वो डाल दिया। अच्छा, डिविडेंड कुछ होगा नहीं, कॉस्ट डाल दिया। कॉस्ट की कैलकुलेशन वैसी चलती है जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट इनकम वाली सिक्योरिटीज में बताया था, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में, कि वही अगर कमीशन ब्रोकरेज वगैरह है तो वो सब ऐड करना है, तो हम ले लेते हैं। तो राइट्स अगर इशू करा, राइट शेयर्स हमने खरीदा, तो नॉर्मल परचेज की तरह आ जाता है। लेकिन अगर बोनस इशू होता है, तो बोनस इशू का मतलब क्या है, शेयर्स जो हमें मिल तो गए उसके, लेकिन हमने कुछ पे नहीं करा, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स में तो दिखा देते हैं, डिविडेंड में ऑफकोर्स कुछ नहीं आता, और कॉस्ट में भी कुछ नहीं लेते, क्योंकि कॉस्ट कुछ पड़ी नहीं ना भाई, बोनस शेयर मतलब फ्री में मिल गए तो कोई कॉस्ट ही नहीं आई मेरे को। तो ये हम लोग एज अ कॉस्ट में जीरो करके दिखा देते हैं, नंबर वाले कॉलम में दिखाते हैं, कॉस्ट वाले कॉलम में एक्चुअल में कुछ नहीं दिखाते, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव पड़ता है जब आप वेटेड एवरेज मेथड पे अपनी एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हो। जैसे सेल के केस में, अगेन सेल के केस में सेल की डेट पे आपको निकालना पड़ता है कि भाई कितनी एवरेज कॉस्ट के शेयर्स आपने बेचे, अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है, सिंपल। इसी तरह से जब आप क्लोजिंग बैलेंस लेते हो वहां पे भी आपको एवरेज कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे प्रभाव पड़ जाता है हमारी इसका, ठीक है। तो जब हम एवरेज कॉस्ट लेते हैं तो कॉस्ट में तो जीरो आ जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो आपकी एवरेज कॉस्ट बेसिकली कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आपकी ऑन एन एवरेज ओवरऑल जो कॉस्ट है पर शेयर कह सकते हो वो कम हो जाती है, ठीक है ना। बाकी वही है, अगर डिविडेंड मिल रहा है तो हम यहां बाई बैंक लिखते हैं, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो कॉस्ट कॉलम में डालते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कॉस्ट कॉलम में डालते हैं, और अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो नॉर्मल डिविडेंड के कॉलम में डालते हैं, ठीक है। अगेन कॉस्ट कॉलम में डालते ही अगेन फिर से आपका एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन में प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को कम कर देता है।
ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट निकालते वक्त बेसिकली हमें बड़े क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारे कॉस्ट कॉलम में क्या क्या आया, इधर क्या क्या आया, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और बाकी क्लोजिंग बैलेंस में वही है, बाय बैलेंस ईडी डाल देते हैं, बाय बैलेंस ईडी नंबर भी होता है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में कितना है, कॉस्ट भी हम निकाल लेते हैं वही एवरेज कॉस्ट वगैरह के हिसाब से, राइट। अगर कोई कॉस्ट में हम लोग गिरावट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पीएनएल में आ जाता है, जनरली वो नहीं आता। लेकिन अगर डिविडेंड कॉलम है, डिविडेंड कॉलम में आपका बैलेंस यहां पे बच जाता है डेबिट साइड पे, तो ये नेट डिविडेंड होता है बेसिकली, जो आप पीएनएल अकाउंट में डाल देते हो एज इनकम, ठीक है ना। अगर राइट शेयर्स, हमने राइट्स बेचे थे अपने, अगर हम सेल ऑफ राइट्स करते हैं जो हम पीएनएल में क्रेडिट करते हैं, तो उसका प्रभाव इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता। हम लोग बस क्या करते हैं, इसको नोट डाल के बोल देते हैं, हम नोट में लिख देते हैं कि भाई सेल ऑफ राइट से जो कमा रहे इतने रुपए, ये पीएनएल अकाउंट में एज क्रेडिट हो जाएंगे एज इनकम। इसका प्रभाव इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेन देखो यही होता है शेयर्स के केस में। बाकी ये जो सेल ऑफ राइट का स्पेशल केस था, वो क्या स्पेशल केस था, तो यहां लिख देता हूं स्पेशल केस सेल ऑफ राइट्स। ये स्पेशल केस कब लगता है, जब क्वेश्चन में आपको बताएगा वो पहली बात कि जो शेयर्स हमने एक्वायर करे हैं, शेयर्स आर एक्वायर्ड एट कम राइट बेसिस या ऑन कम राइट बेसिस, यानी जिस दाम पे हमने खरीदे उसमें राइट का इफेक्ट, राइट इशू का इफेक्ट आ रहा था, ये बताएगा क्वेश्चन आपको। और दूसरी बात एंड दूसरी बात कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की या इन्वेस्टमेंट की, वो गिर जाती है, बिकम्स लोअर देन कॉस्ट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट। तो डिटेल लेक्चर में ज्यादा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, बट हाँ अभी क्या है कि बस कॉन्सेप्चुअल बात है कि भाई अगर हमने शेयर्स जो खरीदे थे वो कम राइट बेसिस पे खरीदे थे, और जैसे ही वो एक्स राइट होए वैसी उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से कम हो गई, अगर ऐसा हुआ तो इस केस में जो सेल प्रोसीड्स होती है या जो सेल वैल्यू होता है ऑफ राइट, मतलब जो राइट हम बेच के सेल वैल्यू कमाते हैं, उसको क्या करते हैं हम, इसको हम यूज करते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू मार्केट वैल्यू। यानी जो गिरावट हो रही है मेरी कॉस्ट से मार्केट वैल्यू की, उतने तक के लिए हम लोग अपनी सेल वैल्यू को यूज कर लेते हैं रिड्यूस करने के लिए, जस्ट लाइक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जस्ट लाइक प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो वहां पे भी हम लोग वही एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, फंडा वही है। और जब बैलेंस सेल प्रोसीड्स होता है अगर कोई, तो वो फिर आपका नॉर्मल इनकम की तरह जाता है। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्टडी मैट में, 1 ही है मेरे ख्याल से जो इसी के ऊपर है, तो आप उसको जरूर एक बार रेफर कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो स्पेशल केस सेल ऑफ राइट का याद रखना है कि भाई अगर कम राइट बेसिस पे खरीदा और जैसी एक्स राइट हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट, वैसी जो हमारी वैल्यू है मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो गई, तो उस केस में जो सेल प्रोसीड्स है राइट की, उसको यूज करके हम लोग अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन टिल मार्केट वैल्यू ओनली, पूरा नहीं, पूरी सेल प्रोसीड्स को नहीं, कॉस्ट को कम करने के लिए यूज करना, सिर्फ मार्केट वैल्यू तक कम करना हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो उतना ही यूज करना है। बचा हुआ जो भी सेल प्रोसीड अगर रहता है तो वो फिर आपका अगेन वही पीएनएल में इनकम की तरह चला जाएगा, ठीक है। तो एज अ जनरल रूल सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट जो है वो पीएनएल में क्रेडिट होता है एज इनकम। बस एक स्पेशल केस है कि जहां हमने इन्वेस्टमेंट कम राइट पे बेस खरीदी और आफ्टर एक्स राइट हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से कम हो गई, तो फिर हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट निकल के आती है। इसके ऊपर जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो मेन आपका जो चैप्टर है यही है, बाकी इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें मेन जो फोकस रहता है
दोनों भी तरह के इन्वेस्टमेंट में, चाहे बॉन्ड्स डिबेंचर्स की हो चाहे शेयर्स की हो, उसमें आपको मेन है एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को कैसे लेना है, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। इसके लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे दिस चैप्टर इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बड़ा क्वेश्चन 8-10 नंबर के आसपास या 7 नंबर के आसपास जो भी आता है तो बड़ा आसान रहता है अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट आता है तो आई होप आपको ES13 की सारी इंपॉर्टेंट बातें याद आ गई होंगी एंड आई होप अब आप अपने साइड से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की रिवीजन जरूर करेंगे तो ये आपका टॉपिक ओके हो जाएगा। तो अगर ये रिवीजन वीडियो बच्चों हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।